नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपका भी सपना है कि इस बार दिल्ली पुलिस में कैसे भी करके अपने को लगना है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। इस वीडियो में अपन पॉलिटी बोले तो संविधान, संविधान का संपूर्ण निराकरण इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जितने भी क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में बन सकते हैं वो संपूर्ण क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। तो एक ही क्लास है, उसमें आपको संपूर्ण संविधान खल्लास मिलने वाला है। तो इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर एक बार भी अगर देख लेते हो आप तो आपका स्कोर तो बढ़ने वाला है। अगर पहले पढ़ा है आपने तो इसको एक बार देख लोगे तो काम हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना, ये मेरा कहना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली पुलिस में भी क्वालीफाई हूँ, उसी आधार पर आपको कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर है, कौन मेरा भाई बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया? इसकी अगर बात करें ये कौन से एक्ट के द्वारा, तो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा, बंगाल बंगाल का अगर गवर्नर की बात करें तो बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था मेरे भाई? फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट आपको याद रखना है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा पॉइंट, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग। कौन मेरा है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन कौन है? हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल है। अगर बात करें, थर्ड पॉइंट आएगा आपका भारत का, किसका? इंडिया का गवर्नर जनरल आपके सामने देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन के इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, ये सभी क्या है मेरे भाई? पहले पहले, मतलब पहला गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर, ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल। ये पहला कौन है? इंडिया का गवर्नर जनरल। ये कौन है मेरे भाई? बेटिंग। ये कौन है? बेटिंग है। तो ये जितनी भी डिटेल में दे रहा हूँ, अगर यहाँ पूछे कि भारत का क्या मेरे भाई, भारत का फर्स्ट वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय की अगर बात करो, वाइसराय, तो वाइसराय कौन है? ये कैनिंग होने वाला। तो ये इतनी डिटेल आपको याद रखनी। क्या क्या? तो बंगाल का गवर्नर क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग, इंडिया का जो भारत का गवर्नर जनरल बेटिंग, और भारत का वाइसराय आपका कैनिंग होने वाला। ये चीज क्लियर। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। वो तो जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा आया था। अगर ये बात करें, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग किसके द्वारा बना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर इसकी बात करें, किसकी? इंडिया का गवर्नर जनरल, तो ये अपना 1700, ये 1833 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा इंडिया गवर्नर। अगर वाइसराय की बात करें तो ये जो अपनी हुई थी वो कौन से? 1857 की जो आपका एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके द्वारा ये अपन ने कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, क्या मेरे भाई? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? अगर यहाँ बात करें कि 1 लाख रुपए खर्च की बात करें तो 1813 का चार्टर एक्ट, कौन सा मेरा? 1813 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा हमने किया है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए मेरा भाई। अगला देखिए, अगला क्या है? निम्नलिखित में से सत्य आपको चुनना है, सत्य कथन आपको चुनना है मेरे भाई। इसमें मैंने सभी चीजें आपको बताई हुई है, पहले ही क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेटिंग है, कौन मेरा भाई? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेटिंग है, बिल्कुल सही पॉइंट है। भारत का प्रथम वाइसराय हेस्टिंग है, बिल्कुल नहीं। वाइसराय कौन है? आपका कैनिंग। वाइसराय कौन है मेरा भाई? कैनिंग है। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, कैनिंग नहीं, कैनिंग नहीं है भाई। बंगाल की बात करें तो हेस्टिंग, बंगाल के कौन है मेरे भाई? हेस्टिंग है। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा था, ये लॉर्ड मेकाले। कौन मेरा भाई? मेकाले, लॉर्ड मेकाले के नाम से मेकाले पहला विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले। इसकी बात करें ये कौन से एक्ट के? 1833 का जो एक्ट था उसमें इसको बनाया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मेरा भाई वीडियो आपको कैसा लग रहा? और दिल्ली पुलिस में मैंने आपसे एक फोन करके पूछा था आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए, तो बिल्कुल उसी का ये पार्ट होने वाला है। और इस वीडियो पर आप जितना ज्यादा रिस्पॉन्स करोगे उतना ही ज्यादा आपको कंप्लीट, आप चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी एग्जाम है, आप मिनिस्ट्रियल की, ड्राइवर की, या कोई से भी एग्जाम आप की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर से ही आने वाला है। बस हमारे साथ एक बार इसको देख लीजिए।
अगला देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? ऐसा कौन सा आपका अधिनियम में है जिसमें प्रस्तावना का भी का क्या है, अभाव है? तो ये आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम होने वाला है। अगर मैं आपसे एक बात करूं, क्या करना चाहूं कि भारत का जो संविधान उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो भारत शासन अधिनियम का ही होने वाला। 1919 को मार्लियामेंटो एक्ट सुधार, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। इसमें अपन ने क्या था, मुस्लिम को पृथक दे दिया था, मुस्लिम को क्या दे दिया था, पृथक निर्वाचन मंडल इसमें अपन ने दे दिया, सांप्रदायिक प्रचारण। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू है ना, चेम्सफोर्ड एक्ट, चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा कौन सा आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो अपन पढ़ चुके हैं। इसके द्वारा क्या किया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं था? ऐसा कौन सा विषय था जो संघ सूची में, संघ सूची में हमारे कैसे विषय दिए जाते हैं जो आपके सेना मतलब केंद्र के अंडर में दिए जाते हैं, ऐसे ही विषय आपके होते हैं। तो यहाँ अगर बात करें, तार भी था, बीमा भी था, शांति, शांति किसके अंदर था मेरे भाई, ये आपके किस में नहीं था, संघ सूची में आपका नहीं था, ये राज्य सूची में था, शांति का विषय। अगर वर्तमान स्थिति भी दे, हेलो, हाँ था मेरे भाई, क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में कौन सा विषय सूची में शामिल नहीं था? कौन सा विषय आपका शामिल नहीं था? तो ये शांति वाला हमारा शामिल नहीं था। कौन सा मेरे भाई? शांति वाला। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, आरबीआई की स्थापना कब हुई? कौन सा मेरे भाई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना की बात कर, 1 अप्रैल 1935 में हमारी आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना भी 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा हमने आरबीआई की स्थापना करी, ये आपको ध्यान रखना। और अगर बात करूं मेरा, आरबीआई हो चुका आपका, आरबीआई के अलावा बात कर, आरबीआई की स्थापना तो हुई थी, इसका मुख्यालय, इसका क्या हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर मुंबई में। हेड क्वार्टर की अगर बात करें कहाँ होने वाला मेरा, हेड क्वार्टर इसका मुंबई में होने वाला। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो तब उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। उस समय स्थापना किसका, और इसकी स्थापना शाही आयोग की शाही आयोग, कौन सा? शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग, आयोग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो एक आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के अगर पहले गवर्नर की बात करें तो कौन होने वाला? ओसबोर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले जो होने वाले ओसबोर्न, कौन सा मेरा? ओसबोर्न स्मिथ होने वाले, ओसबोर्न स्मिथ। अगर यहाँ बात करें, आरबीआई के गवर्नर हो चुके हैं। गवर्नर के बाद अगर बात करें, ये कौन है भाई? पहले। लेकिन यहाँ पहले भारतीय की बात करें, कौन मेरा भाई? पहले भारतीय की अगर मैं बात कर लेता हूँ, पहले भारतीय आपके सीडी देशमुख है। सीडी कौन मेरा भाई? देशमुख, सीडी देशमुख कौन है? पहले भारतीय है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ मेरा भाई? अगर क्रिप्स मिशन की बात करूं तो इसका भारत में आगमन कब हुआ? तो यहाँ बात करें तो 1942 में तो हुआ था, लेकिन डेट अगर बात करें 22 मार्च 1942, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो 1935 की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है, इसको गुलामी का अधिकार पत्र बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपन बारे में जानते हैं, प्रारूप समिति के हेड, कौन मेरे भाई? प्रारूप समिति के हेड कौन होने वाले? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या बोला? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला है। बाकी ये आपके संविधान के निर्माता शिल्पकार के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम, पहले प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से इनको जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है मेरे भाई। तो ये क्लास कैसी लग रही जरूर बताइए आप कमेंट में। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम विचार
किसने रखा? संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार की अगर बात करें तो विचार किसने रखा मेरे भाई? तो एम एन रॉय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाए, एम एन रॉय ने सबसे पहले विचार रखा। 1935 में ही इन्होंने विचार रख दिया था कि संविधान सभा आपकी बननी चाहिए। अगला देखना, भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? स्थायी अध्यक्ष है। अगर यहाँ अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, कौन मेरा भाई? अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें, ये कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर क्या? सच्चिदानंद सिन्हा साहब होने वाले। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब आपके अस्थायी अध्यक्ष होने वाला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? प्रारूप समिति की हेड तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन सदस्य कौन नहीं है मेरे भाई? तो यहाँ बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ ऑप्शन भी आपको ऐसे ही देगा जो आपके नहीं होना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ना कि प्रारूप समिति के। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो, बाकी सभी इसके मेंबर होने वाले हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा आपका सही है वो हमें बताना। तो इसमें से मेरे भाई कौन सा आपका सही है वो बताना। तो सही की अगर बात करें तो संघ शक्ति समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार समिति के एम मुंशी। तो यहाँ सत्य पूछा ना, कौन सा आपका सत्य होने वाला था? प्रक्रिया निगमन समिति किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वाला सही है, बाकी ये तीनों आपके गलत होने वाले। तो ये अपन आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब अपन और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो भारत की प्रस्तावना में मेरा है अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो प्रस्तावना की अगर बात करें तो एक बार आपका संशोधन हो चुका है। ये संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन। कौन सा मेरा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने संशोधन किया है। एकमात्र संशोधन किया है जिसमें 3 वर्ड हमने जोड़े थे। वो 3 वर्ड कौन से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? तो एक बार संशोधन किया है हमने 42वें संविधान संशोधन 1976। ये लागू कब हुआ था? ये अगर इसकी बात करें, ये लागू कब हुआ था? 1977 में ये वाला हमारा लागू हुआ था। ये बात आपकी बनती है। अगला देखिए मेरे भाई, भारत के संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकार, क्या मेरे भाई? मूल अधिकार का स्थगन का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये आपका किस देश से किया गया है मेरे भाई? अगर यहाँ बात करें, ये आपका किस देश से किया गया है? आपातकाल की बात करें, आपातकाल हमने जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? आपातकाल लिया है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपातकाल हमें कहाँ देखने को मिलता है? आपातकाल अनुच्छेद 18 में शायद, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया आप मेरे भाई? आयरलैंड से डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक का तो लिए। फ्रांस से हमने विधि, फ्रांस से क्या लिया है? ये थोड़ा, ये कनाडा से क्या लिया अपन ने? संघ वाली चीज ली है। अगला देखिए, अगला क्या है मेरे भाई? अगला बात करें, भारत के संविधान में मूल भाग में कितनी अनुसूची है? अगर संविधान का मूल भाग में कितनी अनुसूची है, यहाँ से अनुसूची के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो अनुसूची की बात करें, यहाँ से मूल जो संविधान है, मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी। अगर वर्तमान बात करें, कौन मेरे भाई? वर्तमान स्थिति बात करें, वर्तमान में 12 होने वाली। कितनी है? वर्तमान स्थिति बात करें तो वर्तमान में आपकी 12 होने वाली। अब ये सभी आपको याद रखनी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये हमने कब कब जोड़ी, सभी आपको याद होनी चाहिए और किस किस से संबंधित होने वाली चाहिए। ये सभी संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ी है। तो पहले की अगर बात करो, 9वीं अनुसूची, फर्स्ट संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1900 किसके द्वारा मेरा है? 1951 के द्वारा जोड़ी। ये आपका भूमि सुधार से संबंधित, किससे मेरा है? भूमि सुधार संबंधित है। अगर 10वीं की बात करें, 10वीं हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी। ये दल बदल से संबंधित, किससे मेरे भाई? दल बदल से आपका संबंधित होने वाला। 11वीं अनुसूची की बात करूं तो 11वीं हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी, जो 93 में हमारा लागू हुआ था। ये आपकी पंचायत से संबंधित, किससे? पंचायत से संबंधित होने वाली। 12वीं की अगर बात करें, 12वीं आपका 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ये आपका नगर निकाय संबंधित, किससे मेरे भाई? नगर निकाय से संबंधित होने वाला। ये चीज आपको क्लियर, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये चीज आपको क्लियर है। अगर बात करें तो आपकी पहली किससे संबंधित है? पहली की अगर बात करें, ये राज्य क्षेत्र संबंधित है, किससे? राज्य क्षेत्र से। दूसरी की बात करें, दूसरी आपकी वेतन भत्ते संबंधित है। दूसरी की बात करें वेतन भत्ता। अगर तीसरी की बात करूं मेरा, तीसरे में क्या होने वाले? शपथ होने वाला। तीसरी में शपथ।
चौथे की अगर बात करें, चौथे में क्या है आपके राज्यसभा के जो राज्यसभा का क्षेत्र की बात करें तो चौथे में आपका राज्यसभा। पांचवे की बात करें तो आपका एसटी के क्षेत्र की बात करी गई है। छठी में अगर बात करें तो 80 mm राज्य, 80 mm असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें मणिपुर हमारा शामिल नहीं है। सातवीं में अगर बात करें, सातवीं में आपकी सूची देखने को मिलती है। सातवीं में क्या देखने को मिलती है मेरे भाई? सूची देखने को मिलती है। आठवीं की अगर बात करो, आठवीं में आपकी भाषा देखने को मिलती है। कौन सी मेरे भाई? आठवीं में भाषा देखने को मिलती है। तो आठवीं के बारे में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आठवीं अनुसूची आप देख लेना। आठवीं किससे संबंधित है? आठवीं आपकी भाषा संबंधित है। आठवीं अनुसूची में अगर बात करें तो इसमें मूल संविधान, इसमें भी मूल संविधान वाला कॉन्सेप्ट बनता है। तो आठवीं मूल संविधान में कितनी आपकी 14 भाषा थी। वर्तमान में अगर बात करूं मैं, वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में आपकी 22 भाषा है। अब 22 भाषा तो है, लेकिन कौन कौन सी और कब कब हमने जोड़ी है? तो एक अपन ने 15वीं जोड़ी, तो 15वीं हमने किसके? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 15वीं भाषा जोड़ी। एक अपनी 16वीं, 17वीं और 18वीं। पहली जो 15वीं थी वो कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। वो कौन सी मेरे भाई? सिंधी भाषा थी। अगर ये हमने 16, 17, 18 किससे? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ये वाली जोड़ी। और बाकी की जो 4 भाषा, बाकी की जो 4 भाषा है आपकी, वो हमने 92वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने इनको ऐड किया। ये वाली कौन सी थी? ये आप नमक से याद करते हैं। नमक से याद करें तो नेपाली, कौन सी मेरे भाई? नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हमने इसके द्वारा जोड़ी है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ से 8वीं 14 भाषा की बात करें, बोडोमास, तो बोडोमास से क्या होने वाली? बोडो, क्या मेरे भाई? बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और आपकी क्या होने वाली? संथाली होने वाली। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। तो ये मेरे भाई, ये डिटेल आपको कैसी क्या लगी जरूर बताइए। बाकी क्या है, ऐसी डिटेल आपके सामने आती रहेगी। तो ये एक ही डिटेल से अपना संविधान की जितने भी अनुसूचित से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे मेरे पास, सभी अपन क्लियर कर चुके हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मैंने बात कर रहा था भाग 18 में, यहाँ बात करी थी ना मैंने कि किससे? आपातकाल वाला एक क्वेश्चन आया था हमारे पास। तो ये आपातकाल, आपातकाल हमने 18 ये नहीं बताया, लेकिन मैंने बोला था कि भाई 18 वाला होना है। ठीक है। आपातकाल उपबंध की बात करें भाग 18 में, जर्मनी के संविधान से लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से भाग से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो भाग से क्या क्वेश्चन बनता है? मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। वर्तमान में कितने भाग है? तो वर्तमान में 22 है। लेकिन अगर 22 ना दे और 25 दे दे, 25 आपको लगा देना, ये लोड नहीं लेना है। कहीं कहीं आपके 25 मानता है, बहुत सारे एग्जाम में 25 ही मानता है। तो वर्तमान में आपको 25 भाग ही लगाने हैं। ठीक है। आपातकाल की बात करें, आपातकाल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 352 में होता है, 356 में होता है और 360 में होता है। तीनों आपको एक क्लियर कर लें। 352 में क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा मेरा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ होता है? अनुच्छेद 352 में। अगर 356 की बात करो, यहाँ क्या होने वाला? यहाँ आपका राष्ट्रपति शासन। कौन सा मेरे भाई? राष्ट्रपति शासन होने वाला। राष्ट्रपति शासन आपका यहाँ होने वाला। अगर 360 की बात करें, यहाँ वित्तीय आपातकाल। कौन सा मेरे भाई? वित्तीय आपातकाल कहाँ होने वाला? 360 में होने वाला। और आपातकाल के दौरान आपके दो ऐसे मौलिक अधिकार है जो आपके कभी भंग नहीं होते, अनुच्छेद 20 और 21। ये आपके कभी भी भंग नहीं होते आपातकाल के दौरान भी। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है मेरे भाई। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। सूची 1 और सूची 2। अब सूची 1 और सूची 2 हमारा ये है। यहाँ सूची क्या थी? लगभग ये अनुच्छेद और आपके अनुच्छेद और किससे संबंधित, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखना मेरे भाई क्या होता है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? यहाँ बात करें तो भारत का राष्ट्रपति से नहीं है, निर्वाचन, राज्यों के राज्यपाल। 153 की अगर बात करें, ये आपके यहाँ से ऐसे कर लेते हैं ना, ये वाला है। 153 वाला किससे? आपके राज्यपाल से। 1 का 3। बी की अगर बात 1 है 3 वाला के अनुसार एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर बात करना चाहे तो 153 आपका राज्यपाल। बी की अगर बात करें, बी की अगर बात करें तो कौन सा? बी में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको 52 में देखने को मिलता है। सी की अगर बात करें, सी में क्या है मेरे भाई?
सी में आपका क्या है, अनुच्छेद 155। 155 किससे संबंधित है, आपका राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो ये वही हो जाएगा, कोई लोड नहीं लेना, इसको एक बार देख लेना। अगला देखिए, भारत के संविधान का भाग 1, भारत का संविधान का भाग 1 आपका किससे संबंधित होने वाला, भाग 1 की बात करें, ये राज्य क्षेत्र संबंधित होना, संघ क्षेत्र संबंधित होना, संघ या राज्य, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो भारत क्या है, संघ राज्यों का एक संघ है, ठीक है, भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ होने वाला है। अगला देखिए मेरे भाई, मद्रास राज्य में तेलुगु भाषियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था, तो किसके नेतृत्व में किया था मेरे भाई, तो श्री रामालू के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या हो रहा है मेरे भाई, करेक्ट हो रहा है, कोई समस्या इसमें। अब यहाँ बात करें तेलुगु भाषा के आधार पर गठित भारत का एक राज्य आंध्र प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश आपका होने वाला, जो 1953 में ही बन चुका था। कब बना था, 1953 में बन चुका था। अब इससे भी एक राज्य अलग हो चुका है, वो कौन सा अलग हुआ है, आपका 2 जून, कौन सा रहा है, 2 जून 2014 को एक राज्य अलग हुआ, उसका नाम क्या है, तेलंगाना, उसका नाम क्या है, तेलंगाना उसका नाम है, ये चीज क्लियर, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए, 36वें संविधान संशोधन 1975 के वो किस राज्य में को पूर्ण दर्जा दिया गया, तो 36वें संविधान संशोधन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये किससे संबंधित होने वाला, सिक्किम से संबंधित होने वाला। पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अपन ने ऐड कर लिया, ये चीज क्लियर मेरे भाई। अगला देखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो दोनों हमने कब बनाए, तो दोनों की अगर बात करें तो ये हमने 31 अक्टूबर 2019 को बनाया, 31 अक्टूबर 2019 को। 370 हटने के बाद मतलब लागू कब हुआ, 370 तो आपका अगस्त में ही हट चुका था, लेकिन लागू की अगर बात करें तो ये अधिनियम भी आपका अगस्त में आ चुका। लागू की बात करें कब बने, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये अपन ने लागू किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग प्रथम के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसके प्रथम के अध्यक्ष कौन है, फजल अली आयोग। कौन है मेरे भाई, फजल अली आयोग के नाम से जानते, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके हेड आपके फजल अली ही होने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखना, अगला क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की जो श्रेणी है उसको समाप्त कर दिया, तो 7वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा ये फजल अली आयोग आया था, और फजल अली आयोग ने राज्यों की श्रेणी समाप्त कर दी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा मेरे भाई। अगला देखिए, अगला क्या बन रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया, किस अनुच्छेद की बात करा, तो कौन से अनुच्छेद में भारत और इंडिया दोनों शब्द, अब यहाँ भारत भी प्रयोग किया गया क्योंकि ये आपकी ट्रेंडिंग में था। क्यों था ट्रेंडिंग में, क्योंकि भारत का राजपत्र पहले इंडिया का राजपत्र के नाम से आता था, अभी कुछ टाइम भारत का राजपत्र के नाम से भी आ रहा है। तो भारत और इंडिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 1 में देखने को मिलता है। भाग पूछताछ भाग भी आपका एक ही रहता है। अगला देखना मेरे भाई, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय क्या है, उत्तरी उत्तर की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय की अगर बात करें ये आपका नई दिल्ली में होने वाला, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखना मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित राज्य क्षेत्र कौन सा, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो उसमें कौन सा आपका शामिल होने वाला, पश्चिम में आपका महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, मतलब उपयुक्त सभी आपका होने वाला, ऑप्शन डी मेरा भाई करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ, मैंने अभी बताया 2014 में हुआ। 2014 में कब हुआ, तो 2 जून 2014, कब मेरे भाई, 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई है। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, वर्तमान में अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगला देखना, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस में किया गया है, तो भारत के संविधान में नागरिकता की बात करें तो नागरिकता हमें भाग 2 में देखने को मिलती है। नागरिकता की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक देखने को मिलता है, ये चीज आपको क्लियर रख लेना। भाग 1 में आपका अनुच्छेद 1 से लगाकर कहाँ तक, 4 तक होने वाला, 1 से 4 तक। भाग 3 में अगर बात करें 12 से आपका 35 तक, इसमें क्या है आपका फंडामेंटल राइट होने वाला। भाग 4 में आपका क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी में क्या है,
तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है और इसमें आपका अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक होने वाला है। इतनी चीज क्लियर आपको रखनी है। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार किसके पास है? तो नागरिकता से संबंधित किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास है। किसके पास मेरे भाई? संसद के पास है। अगला देखिए, भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो किस आधार पर? तो जन्म से, रक्त संबंध, वंशावली से, पंजीकरण द्वारा, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी होने वाला। अगला देखिए, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1986, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सम्मिलित नहीं है? तो 1986 की बात करें, उसमें कौन सी आपकी सम्मिलित नहीं है? तो जन्म केवल भारत में ये आपकी है। अगर यहाँ बात करें तो पंजीकरण के पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवास करने वाला होना चाहिए। देशीकरण के तहत कम से कम 10 वर्ष भारत में रह चुका, उससे विदेशी भारतीय नागरिकता प्राप्त रखी हो। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखना, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, अब 2019 में हो चुका, सबसे लेटेस्ट है कि किस प्रवासी भारतीयों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उपयुक्त डबी। यहाँ प्रवासी तो है, प्रवासी है, लेकिन क्या है, वहां अल्पसंख्यक होने चाहिए। वहां क्या होने चाहिए? वहां आपके अल्पसंख्यक होने चाहिए। अल्पसंख्यक होने चाहिए। वहां क्या होने चाहिए? अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी होने चाहिए। माइनॉरिटी होने चाहिए वहां पर। जैसे वहां माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक कौन है? तो वहां हिंदू, वहां कौन है? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी। वहां के अल्पसंख्यक है जैन वगैरह, मतलब मुस्लिम को छोड़कर जितने भी वहां धर्म के निवास करते हैं वो वहां अल्पसंख्यक है। तो वहां के जो अल्पसंख्यक है उनको प्रावधान यहाँ किया गया है। अगला देखिए, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में हमें कौन सा कथन यहाँ गलत दिखाई दे रहा है? तो संविधान में इसका प्रावधान भाग 3 में बिल्कुल सही है। यह अमेरिका की संविधान द्वारा प्रेरित है, बिल्कुल अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है, मतलब सरकार के विरोध में नकारात्मक बिल्कुल होती है। वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार है, नहीं, वर्तमान में कितने? 6। अगर यहाँ मूल की बात करता, यहाँ अगर मूल संविधान की बात करा तो मूल संविधान में आपके 7 रहते। ठीक है मेरे भाई, यहाँ अपने को ये चीज देखने को मिलती है, बिल्कुल क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, वर्तमान में कहा है? वर्तमान में विधिक अधिकार, अनुच्छेद 300 का या 300 ए में है। 300 का भी बोल सकते हैं या 300 ए वाला भी, अपने को जो भी ऑप्शन में दे, क्योंकि ये हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले में भी क्या आता है? 300 ए आता है। आपको क्या आता है मेरे भाई? 300 ए आता का आप याद ना रखो तो भी चलेगा, 300 ए लेकिन आप जरूर याद रख लेना। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, तो अनुच्छेद 18 की बात करें, 21 की बात करें, 23 की बात करें और किसकी? अपन 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधि का अंत। उपाधि का अंत हमें कहाँ दिख रहा है? 4 वाला। तो 18 का 4, ए का मतलब 4, ए का 4 हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? दैहिक स्वतंत्रता आपका ये वाला 21 से संबंधित होने वाला। उपाधि का अंत आपका 18 से संबंधित होने वाला। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा की अगर बात करें तो बेगार प्रथा आपका किससे संबंधित होने वाला मेरा है? 23 से संबंधित होने वाला। बाल श्रम आपका निषेध आपका अनुच्छेद 24 से संबंधित होने वाला। अगला देखिए, किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से, कोई भी व्यक्ति है उसको अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु कौन सी याचिका जारी की जाती है? तो कौन सी याचिका जारी की जा सकती है? बंदी है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारी जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। उसमें से एक कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सभी रीट है। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है जो है, निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो कौन सा प्रावधान करता है? आपकी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रावधान ये वाला हमारा करता है। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या है?
भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य में अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद की प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है मेरे भाई? मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, भाषा इसमें सम्मिलित नहीं है। भाषा क्या है इसमें शामिल नहीं है। यहाँ जाति भी आप लिख देना, जाति भी शामिल है, लेकिन क्या है, भाषा इसमें सम्मिलित नहीं होने वाली। मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ 1978 वाद संविधान की किस अनुच्छेद संबंधित होने वाला? तो मेनका गांधीवाद आपका कौन सा? अनुच्छेद 21 से। विदेश में घूमने का अधिकार मेरा कौन सा? विदेश में घूमने का अधिकार आपसे संबंधित होने वाला। अगला देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार की रेट जारी करता है। तो मैंने 4 तो बता चुका था, ये बंदी, प्रत्यक्ष अधिकार, प्रतिष्ठा, परमादेश, लेकिन सर्व क्षमा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का या 21 ए के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा हमने दिया है। तो और क्या है मेरे भाई? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 21। कौन मेरे भाई? अनुच्छेद 21 इससे संबंधित होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? भारत का संविधान इसमें कौन सा अधिकार हमें प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार क्या मेरा भाई? कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? नहीं वाली बात कर रहा, तो समानता का अधिकार प्राप्त करता है, स्वतंत्रता का प्रदान करता है, धर्म की स्वतंत्रता, समान आवास का इसमें हमें प्रदान नहीं करता। ये हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर समान आवास का प्रदान हमें कर दे तो बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि कुछ वीआईपी लोग हैं, मतलब कुछ ज्यादा कमाते हैं, भाई ज्यादा अच्छा आवास लेंगे। अगर समान आवास का अधिकार हमें दे दिया तो उसमें समस्या आ जाएगी। लेकिन बेसिक जरूरतें हमें होनी चाहिए। ये हमें जरूर अधिकार होना चाहिए कि लगभग पक्का मकान तो सभी के पास होना चाहिए। क्या मेरा भाई? पक्का मकान, रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास होना चाहिए। समान नहीं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक जरूरतें सरकार को पूरी करनी चाहिए। अगला देखिए, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों प्रकार की व्याख्या का उल्लेख भारत के संविधान में कौन करता? तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण आपका कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त की जाती है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 22 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अगला देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता की रोकथाम? तो अस्पृश्यता हमें अनुच्छेद 17 में देखने मिलती है, 18 में उपाधि का अंत, 19 में आपको प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह देखने को मिलती है। अगला देखिए मेरे भाई, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं है। तो हिंदू शब्द अनुच्छेद 25 में आपको हिंदू शब्द, हिंदू शब्द में क्या है? मुस्लिम को छोड़कर सभी इसमें हिंदू क्या आते हैं? इसमें हिंदू, हिंदू शब्द में कौन कौन आते हैं? तो हिंदू में जैन और बौद्ध भी आते हैं। हिंदू में क्या आते हैं? जैन और बौद्ध, जैन, बौद्ध, सिख, जैन, बौद्ध, सिख इसके अंडर में आते हैं। तो जैन, बौद्ध, सिख, लेकिन पारसी इसमें नहीं आते। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पारसी। तो हिंदू में क्या आते हैं? जैन और बौद्ध, सिख इसमें हिंदू के अंडर में ही आते हैं, अनुच्छेद 25 के अंडर में। अगला देखिए, भारत के संविधान में कौन सा भाग, भारत के संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अपन यहाँ कंप्लीट करने वाले। राज्य का नीति निर्देशक तत्व मेरा भाई डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। डीपीएसपी हमारा कौन सा भाग आपके? कौन सा? 4 में। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से लगाकर 51 तक। और हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से मेरे भाई? आयरलैंड के संविधान से लिया। ये चीज क्लियर। तो भाग आपका 4 तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ बात करें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद, 40, 44, आपका 50 और 51 कम, और एक 48 है। एक कौन सा मेरा? 48 है। इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी बहुत सारे, एक 39 से भी लिख लेना। 39 से आपका 48 की बात करें, यहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है।
पर्यावरण संरक्षण की बात कराए, अगर 51 की बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है कि आपकी विदेश नीति आपको यहीं से झलकती हुई मिलती। 50 में क्या है मेरे भाई, कार्यपालिका। 50 की अगर बात करें तो कार्यपालिका कार्यपालिका वो वर्सेस न्यायपालिका का अलग। न्याय क्या होने वाला, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हमें कहाँ देखने मिलता है, तो अनुच्छेद 50 में। 44 में बात करें समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता नागरिक संहिता में 44 में 40 की बात करें, 40 में आपको पंचायत, 40 में क्या मिलता है पंचायत, 39 में क्या मिलने वाला है, 39 की अगर 39 ए की अगर बात करें तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, इसका बता देना क्या होने वाला है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बता देना कि 39 ए में आपको क्या देखने को मिलता है मेरे भाई। अगला देखिए, अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है। तो किसका उल्लंघन करता है आपका, आपको बताना है बिल्कुल। तो क्या आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण, तो ये कौन करता है, तो यहाँ आर्थिक संसाधन की राज्य का नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, भारत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो समान नागरिक संहिता की अपन ने बात करी, तो इसको एक बार देखना फिर अपन करते हैं। हाँ, तो क्या था अपना समान नागरिक संहिता में क्या चीज होती, तो इसका प्रावधान भाग 3 में है। क्या भाग 3 में है, भाग 3 में क्या समान नागरिक संहिता आपका 44 में है, अनुच्छेद 44 में, और भाग 4 में। भाग 3 में तो मतलब एक तो नहीं होगा, एक तो आपका कैंसिल हो गया। इसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में, ये बिल्कुल सही है, मतलब 2 वाला आपका हो जाएगा। और यह भारत संपूर्ण भारत में लागू है, बिल्कुल नहीं लागू है, कुछ ही राज्य में उत्तराखंड और गोवा में लागू है सिर्फ। संविधान राज्य की नीति निर्देशक निर्देश में दिया गया है, मतलब 4 1 4 1 4 है, मतलब एक और क्या है मेरा 2 और 4, 2 और 4 हमारा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखिए मेरे भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ सत्य है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया, मैंने बिल्कुल बताया। इसका प्रावधान भाग 4 में, ये भी सही है। यह कल्याणकारी राज्य का आदर्श की घोषणा करता है, मतलब क्या होने वाला, इसका प्रावधान भाग 4 में है। नहीं मेरा, इसका 4 ए, यहाँ ए दे दिया है, तो इसका 4 ए में नहीं है, मतलब 1 और 3 हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 ए की बात करें, किसकी 4 ए, 4 ए में क्या होने वाला आपका फंडामेंटल ड्यूटी होने वाली, वो आएगा, तो उसको बारे में अपन बताने वाले। अगला देखिए, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया। 40 में आपका पंचायत समिति, किसकी मेरा ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है, किसका, ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी। अब ये भी सूची आ गई मेरे भाई, इस सूची को भी देखना है। तो अनुच्छेद 47 आपको किससे संबंधित होने वाला है, तो एक की अगर बात करो 47 आपका किससे संबंधित होने वाला, 47 के मादक पेय पदार्थ, मतलब ये एक आचार वाला अगर देखें तो बिल्कुल एक आचार वाला, तो एक ही दिख रहा है, मतलब ये आपका क्या होने वाला, मादक पे आपका अनुच्छेद 47। अगर बात करें तो बी का आपका क्या होने वाला, बी का 3 यहाँ कहाँ देखने को, गोहत्या, गोहत्या आपका 48 में देखने को मिलता है, गोहत्या कहाँ 48 में देखने को मिलता है। अगर बात करें तो 42 किसमें, 42 आपको प्रस्तुति, अनुच्छेद 42 आपको प्रस्तुति देखने को मिलती है। और बाकी जो बचा आपका कौन सा बचा है, यहाँ बात करें तो 41 आपकी वृद्धा पेंशन की बात करता है, 41 किसकी, वृद्धा पेंशन की हमारी बात कर रहा है। अगला देखिए मेरा, अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामले, 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया। तो लोक क्या है, सहायता के संदर्भ में किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो चिकित्सा सहायता का प्रयोग नहीं किया, बुढ़ापा, बीमारी और बेकारी का
उपयोग किया गया है, लेकिन चिकित्सा सहायता का उल्लेख हमने नहीं किया है। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का प्रतीक बताया? किसने बताया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये चीजें हमारी बताई है। केटी शाह ने क्या है? चेक बोला है। केटी शाह ने क्या है? उसका क्वेश्चन में आने वाला चेक बोला है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें सम्मिलित है? किसमें सम्मिलित है मेरे भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद की बात कर, अनुच्छेद 50 मैंने बता दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल थे डीपीएसपी के वो अपन ने करवा चुके हैं। निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता, ये क्वेश्चन मैंने बताया पूछा था आपसे। निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता मैंने आपसे पूछा था कि अनुच्छेद 39A में आपको क्या देखने को मिलता है? तो निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता में देखने को मिलती है ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाओ 39A में। अगला देखना, निम्नलिखित में किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना मूल अधिकार के प्रावधान से की है? तो किसके द्वारा की गई है? तो ये चंपारण दोहराए बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950 के द्वारा ये वाला हमने निर्णय लिया है। अगला देखिए, पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य उपबंधित करना है। राज्य का कर्तव्य हमें बताना है। तो ये देख रहा है मेरा भाई, यहाँ अगर बात करें तो ये किसमें देखने को मिलता है? अनुच्छेद 47 में हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसने माना कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के अनुसार किया जाएगा? मैंने बताया था, केटी शाह ने बोला था कि बैंक का चेक है भाई। तो केटी शाह कहाँ है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा है। क्या है? नीति निर्देशक क्या है? पूर्ण आत्मा की महत्वाकांक्षा है। ये किसने कहा? सर आइजैक जेनिक्स ने बोला। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए, सर आइजैक जेनिक्स। अब देखिए भाई, फिर आपकी जोड़ी आ चुकी है। थोड़ी जोड़ी में क्या है, थोड़ा समस्या है क्या, ये प्रॉपर अरेंज नहीं किया है, उससे थोड़ी सी समस्या अपने को आ रही है। तो यहाँ बात करें तो अनुच्छेद 45 की बात करें, अनुच्छेद 45 आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में 45 में क्या आने वाला है मेरे भाई? 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है क्या? सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। बी की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 48। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन बोलो 3, बी का 3, बी का 3 वाला 2 दिख रहा है हमें, इसमें भी इसमें भी। तो ये तो एक हो रहा ना मेरा भाई। तो ये आपका क्या होने वाला? बालकों के लिए आपका 45, 42 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति आपकी 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति आपकी किस में मिलने वाली? 51 में मिलने वाली है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की कहाँ बात की गई है? तो सेकंड वाले की बात करें 51 में, अनुच्छेद 51 हमें कहाँ देख रहे हैं? सी, सी का आपका 2, सी का 2 बिल्कुल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मूल संविधान में आपके कितने मौलिक कर्तव्य? अब मौलिक कर्तव्य वाला कॉन्सेप्ट अपना आया है मेरा। तो मौलिक कर्तव्य भी की बात कर रहा है। मूल मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में आपके 0 मौलिक कर्तव्य थे। हमने 42वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। इसमें हमने 10 मौलिक अधिकार जोड़े। कितने जोड़े मेरा है? 10 जोड़े। 11वें की अगर बात, 11वां भी हम जोड़ चुके। 11वां हमने 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा। ये किससे संबंधित है? ये आपकी शिक्षा संबंधित होने वाला। ये किससे होने वाला? शिक्षा संबंधित होने वाला। मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया, रूस या सोवियत संघ से, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर मेरा भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने इनको ऐड किया है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कम से कम। तो मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार में उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब 0 ही होने वाला। 0 ही था, मतलब कोई भी अपन ने नहीं जोड़ा है। भारत के संविधान, अब ये मेरा भाई यहाँ थोड़ी सी चीज और छूट गई। तो मौलिक कर्तव्य आपका किसमें? भाग 4 है। भाग किसमें? भाग 4 है। और आर्टिकल आपका 51 है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 51 है। अब देखिए, तो भारत के संविधान में भाग 4A या क में क्या है? कब कब जोड़ा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको ऐड किया है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 2002 में। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमने इसको
जोड़ा है मेरे भाई। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया? तो पूर्व सोवियत संघ, इसको रूस भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? रूस भी बोल सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है? किसने की है? तो सरदार सोहन सिंह समिति ने की है। ऑप्शन बी आपका मेरा भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को क्या होता है? तो दंड देने की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है इसमें। दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है अगर मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लंघन करता है मेरे भाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से आपको बताना ऐसा कौन सा है जो आपका मौलिक कर्तव्य इसमें से नहीं है। तो क्या है मेरे भाई? संविधान का पालन करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करता, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं होने वाला। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सुरक्षित करना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना इसका मौलिक कर्तव्य आपका नहीं होने वाला। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना क्या मौलिक कर्तव्य? बिल्कुल मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य मेरे भाई। तो राष्ट्रीय ध्वज और इनका आदर करना चाहिए हमें। लेकिन साझा का प्रावधान ना होने के कारण इसमें समस्या आती है और बहुत सारे लोग इसका पालन नहीं करते। मौलिक कर्तव्य को कौन से पहरे पंक्ति में सार्वजनिक संपत्ति की बात कही गई? सार्वजनिक संपत्ति की बात हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो नौवा जो मौलिक कर्तव्य वहां हमें देखने को मिलती है। अगला देखिए, भारत से संबंधित अनुच्छेद 51 51 ए किससे संबंधित आपका मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51 हाँ, अनुच्छेद क्या है? 51 ए के वन में प्रयुक्त आदर शब्द किससे संबंधित? आदर किससे संबंधित है मेरा? संविधान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आदर किससे? संविधान से संबंधित होने वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आपको अनुच्छेद 52 में देखने को मिलने वाला। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अगर विवाद कोई भी होता है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका निर्णय कौन लेता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। इसका निराकरण कौन करता है मेरे भाई? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या? भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, भारत को अगर राष्ट्रपति से अपने पद की हटाने की प्रक्रिया कौन करता है? तो संसद पर महाभियोग लाकर अपन कर सकते हैं। किसके द्वारा? आर्टिकल 61 के द्वारा हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 32-72 किससे संबंधित है? क्षमादान से। अनुच्छेद 32-72 की बात करें तो क्षमादान से आपका संबंधित होने वाला। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। तो यहाँ सूची 1 और सूची 2, अनुच्छेद 21 में महाभियोग, अनुच्छेद 21 में महाभियोग मतलब ए का आपका 3 होने वाला है। तो ये तो आपका अनुच्छेद 61 होने वाला महाभियोग। ए का 3 हमें किस में दिख रहा है? 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बी का देखते हैं, अनुच्छेद 54। क्या मेरे भाई? अनुच्छेद 54 आपका किससे संबंधित है? तो 54 आपका निर्वाचन मंडल, तो 54 आपका यहाँ हो जाएगा। तो ए का 3 ये आपका हो जाएगा। ठीक है मेरा। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमें कहाँ देखने मिलता है? राष्ट्रपति का क्या आपका 61 का हो चुका है। ठीक है, महाभियोग भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्र अनुच्छेद 54 आपका किससे संबंधित हो चुका है? अनुच्छेद 52 की अगर बात करें, 52 में क्या होने वाला? राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल, यहाँ 52 में आपका राष्ट्रपति होगा। और 56 में क्या होने वाला? कार्यकाल होने वाला। 56 में क्या होने वाला? आपका कार्यकाल होने वाला। 56 में क्या होने वाला? इसका कार्यकाल होने वाला। थोड़ी जोड़ी वाले क्वेश्चन में थोड़ी समस्या आ रही है उसको अरेंज करने में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्या डायरेक्टली लिख दिया है तो उससे टाइपिस्ट से थोड़ी सी गलती हो गई। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब कौन सा आपका गलत है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम राष्ट्रपति है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल आपका क्या सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति है। वीवी गिरी की बात करें, कांग्रेस से उम्मीदवार है। डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार 2 बार राष्ट्रपति, तो ये नहीं रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन लगातार 2 बार आपके राष्ट्रपति नहीं रहे, ये मुस्लिम रहे। ठीक है,
ये मुस्लिम, पहले मुस्लिम रहे हैं। अगला देखिए, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाती? अगर राष्ट्रपति आपका क्या करता है, राष्ट्रपति अगर वो दे देता है आपका, क्या है, त्याग पत्र दे देता है, तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति किसे सूचित करेगा? तो लोकसभा के स्पीकर को तुरंत सूचित करने वाला। ठीक है मेरे भाई। तो क्या है आपका अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो कौन इसमें संघ की कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? तो नियंत्रण और महालेखा संघ की कार्यपालिका का सदस्य इसमें नहीं होने वाला। अगला देखिए, राष्ट्रपति पद की किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वेद मतों का कितने मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है? तो कितना, अगर 1/6 भाग भी अगर मत प्राप्त ना करे तो उसकी जमानत उसकी जब्त हो जाती है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शपथ प्रावधान, जो शपथ राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें अनुच्छेद 60 में देखने को मिलता है। शपथ आपको अनुच्छेद 60 में देखने को मिलती है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? कौन सी, इसमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह जन्म से भारतीय हो, उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता रखता हो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वो योग्यता रखता हूं। अगला देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली क्या? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जानी है तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? किस वर्ष लगाया गया? तो आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में हमने आपातकाल लगा चुके हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में हमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल मैंने बताया है कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, 352 में आपका क्या, राष्ट्रीय आपातकाल 356 में राष्ट्रपति शासन हमें देखने को मिलता है। अगला देखना मेरे भाई, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? निलंबन है, परिहार है, निरंतरता। तो ये आपका नहीं है, लघुकरण भी इसमें शामिल होने वाला। और अनुच्छेद 32 के द्वारा, ये 72 के द्वारा, और इसमें फांसी की सजा जो होती है आपका, फांसी की सजा, मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ कर देता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। किसका होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति आपका पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन भाग लेते हैं मेरे भाई? तो संसद के सभी सदस्य, संसद के क्या, सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। निम्नलिखित में कौन सी चुनाव की विधि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नहीं है? तो कौन, क्या मेरा भाई, निम्नलिखित में कौन सी चुनाव की विधि का संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नहीं है? तो यहाँ गुप्त मतदान होता, बिल्कुल। एकल संक्रमणी मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लेकिन खुला मतदान इसमें नहीं होता। क्या मेरा, गुप्त मतदान होता, खुला मतदान नहीं होता। अगला देखिए, अगला क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त किया गया? किसको किया गया मेरा? तो अनुच्छेद 65 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में हमें ऐसी बात कही गई है। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी योग्यता भारत के उपराष्ट्रपति की है? तो भारत के उपराष्ट्रपति क्या होने वाली चाहिए? तो वह यहाँ एक ऐसी योग्यता देखनी है जो होनी चाहिए। तो यहाँ अगर बात करें, वह मूल रूप से भारतीय नागरिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वह, हाँ, तो नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन मूल रूप से हो ये जरूरी नहीं। वह सरकार के किसी लाभ के पद पर विद्वान हो, ये सब जरूरी नहीं। वह अधिकतम आयु 65, न्यूनतम 35 होनी चाहिए, और वह राज्यसभा की सदस्य निर्वाचन होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट होने वाला। जो राष्ट्रपति होता है वो
आपके लोकसभा में और ये राज्यसभा में। अगला देखिए, अगला क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शब्द का उल्लेख किया गया है? तो उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख हमें कहाँ देखने मिलता है? अनुच्छेद 69 किसमें मिला है? अनुच्छेद 69 में हमें उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए, उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करता है। तो मंत्री अपना पद धारण किसके द्वारा किस करता है मेरे भाई? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। लेकिन ऐसा रियल में नहीं है, क्या मेरे भाई? लेकिन ऐसा क्या है, रियल में नहीं। वो किसके प्रसाद प्रयत्न अगर देखिए तो वो अपनी जो पार्टी होती है उसके अनुसार ही कार्य करता है। जो पार्टी के अनुसार ही, मतलब पार्टी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता ही होता है। अगला देखिए, अगला लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है मेरे भाई? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री है आपके। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सत्य एक चुनना है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है? बिल्कुल नहीं करती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? तो ये आपका सेकंड वाला सही हो। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन नहीं मेरे भाई। 3 वाला भी आपका गलत। तो कौन सा? ओनली दो आपका सही होने वाला है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। कौन सा मेरे भाई? मंत्री परिषद होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मंत्री परिषद आपका होने वाला है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य? मोरारजी देसाई के उनका कार्यकाल 1977 से 79 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 इनके द्वारा नहीं हुआ, ये आपके उनके द्वारा सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, ये भी सही है। और एक और इनसे फैक्ट बनता है, इनको भारत रत्न मिल चुका है। कौन सा? भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न भी मिल चुका है और इनको पाकिस्तान का रत्न मिल चुका है। क्या मिला है? इनको पाकिस्तान का भी मिल चुका है। ये क्वेश्चन अभी वर्तमान में एमपी पुलिस में पूछा है, ये सेम टू सेम, कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न भी मिला है और पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है? वो कौन है? मोरारजी देसाई साहब